सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब वाला, ईद का तीसरा रोज है, ईद तो मुकर चुकी है और अब जो सारी सूरत हाल है वो आजाद कश्मीर में इलेक्शंस पे है। हुकूमत हो या फिर अपोजिशन, तमाम सियासी जमातें और आवाम भी अब सारी तवज्जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से या फिर जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं आजाद कश्मीर में उस तरफ मजबूल कराई जा रही है। वजीर आज़म इमरान खान साहब इस वक्त आजाद कश्मीर में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के सरबरा बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहां पर मौजूद है, मरीम नवाज भी वहां पर मौजूद है। हर कोई जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चला रहा है। लेकिन आज वजीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की है। उन्होंने जलसे आम से खिताब किया और उन्होंने कहा कि अगर मेरी हुकूमत आजाद कश्मीर में बनती है तो मैं रेफरेंडम कराऊं। रेफरेंडम किस चीज का होगा जनाब? रेफरेंडम इस चीज का होगा कि आजाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं नहीं। इस बात का ऐलान वजीर आज़म इमरान खान साहब ने किया है और ये कहा है कि रेफरेंडम कराया जाएगा और इस बात का फैसला किया जाएगा कि आजाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या फिर आजाद होना चाहते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या भारत इतनी इखलाकी जुर्रत रखता है जिसने एक अरसे से वहां पर कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है? अगर हम बात करें 5 जुलाई के इक़दामात की, 5 अगस्त के इक़दामात की, तो वहां पर उस वक्त से लेके कैदोबंद की सुबतें बर्दाश्त कर रहे हैं लोग। वहां पर जो घर हैं वो भी जेल का मंजर पेश करते हैं, वहां पे जो गलियां हैं वो भी जेल का मंजर पेश करती हैं। आप सीधे तौर पर बाहर निकल नहीं सकते, अपने मामलात जिंदगी बहुत ज्यादा मुतासर कर सकते हैं वहां पर। ये सूरत हाल वहां पर है, तो क्या मोदी में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि वो मकबूजा कश्मीर के अवाम को ये ऑफर दे कि हम भी रेफरेंडम कराते हैं और देखते हैं कि मकबूजा कश्मीर भारत के साथ रहना चाहता है नहीं? पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बावर करा दिया कि हम कोई जोर जबरदस्ती आजाद कश्मीर को अपने साथ नहीं रखते, हम तो रेफरेंडम करा देते हैं। अगर हमारे साथ रहना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, नहीं रहना चाहते तो हम रेफरेंडम करा देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात वजीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से की गई है और यह कहा गया है कि अगर हमारी हुकूमत आएगी तो हम रेफरेंडम कराएंगे। इस पर सारी सूरत पर बात करेंगे। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम मुर्तज़ा ने भी ज्वाइन किया, उनसे भी मजीद बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं सलमान आबिद की जानिब। अच्छा, पहले गुलाम मुर्तज़ा की तरफ डाल लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा कि ये जो सूरत हाल इस वक्त कश्मीर में बन रही है, क्या देख रहे हैं आप? फिर मैं आऊँगा ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इस बड़े बयान पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा बयान है। बिल्कुल, कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उनमें इस वक्त बड़ी गहमा गहमी है और तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, मुकम्मल तौर पे तीनों जमातें जो हैं वो अपना ज़ोर लगा रही हैं और तमाम के जलसे भी बड़े हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी जलसे किए हैं, मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने भी किए हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी किए हैं। वहाँ पे जो हमेशा से इलेक्शन होते रहे हैं उनमें हमने ये देखा है कि जो भी सियासी जमात पाकिस्तान में वो इक़्तिदार में होती है, ज़्यादातर कश्मीर में इम्कानात होते हैं कि उन्हीं की गवर्नमेंट जो है वो बनती है। लेकिन क्योंकि इमरान खान नौजवानों में और वहाँ के कश्मीर के लोगों में मकबूल हैं और अभी भी अवामी सर्विस तमाम जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आने वाले दिन जो हैं वो कुछ उस आने की नवीद ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे ख़ासे वोट जो है वो कश्मीर में लेगी। ताहम कुछ सीटें ज़ाहिर है कि 2-3 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी लेगी, 2-3-4 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लेगी। तो लेकिन हुकूमत बनाने की पोजीशन जो है, क्योंकि जो पाकिस्तान में हलके हैं कश्मीर के, गुजरांवाला में है, सियालकोट में है, रावलपिंडी में है, कराची में है, लाहौर में है, वहाँ पे भी इंतखाब मैटर करता है और वहाँ पे होने वाले इंतखाबात में उम्मी तौर पे, क्योंकि चंद हज़ार वोट होते हैं, 1000, 1500, 2000, 5000 तक, और वो जल्द अज जल्द वोट डाल भी लिए जाते हैं और उसके बाद उनके नताइज भी जल्द आ जाते हैं और उनको ये बड़ी सीटें मैटर करती हैं जो पाकिस्तान में जिनके इंतखाबात होते हैं। बाकी सीटें वहाँ की लेजिस्लेटिव असम्बली की वहाँ पे हैं, तो उन सीटों के हवाले से ज़ाहिर है कि वहाँ इलेक्शन होगा और वहाँ 25 जुलाई को इस हवाले से फ़ैसला होगा। अब सूरत हाल इस वक्त क्या देख रहे हैं वहाँ पर? किसकी इस वक्त इलेक्शन मुहिम को अभी देखते हैं कि ज़्यादा ज़बरदस्त रही है? इमरान खान साहब ने वहाँ पर खिताब किया, उन्होंने जो ऑफ़र दी वो एक बहुत बड़ी ऑफ़र है। बिलावल भुट्टो जरदारी की बात कर लें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ पर बात करते हैं, लेकिन सिंध की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। सिंध में एक अरसे से उनकी हुकूमत है,
लेकिन यहाँ के मामला बहुत ख़राब है। मैं अगर आप अभी की मिसाल दे दूँ, 3 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है ईद का, अलाइशें रोडों पर पड़ी हुई हैं, कोई उठाने वाला नहीं है, सिंध में कोई पूछने वाला नहीं है, गंदगी के ढेर हैं। ऐसे हुकूमत में आप जाके आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम चलाते हैं और कहते हैं कि हमें हुकूमत मिली तो हम तो सारी चीज़ें बदल दें। सलमान, बहुत अच्छा आपने सवाल किया और बहुत अच्छा आपने पॉइंट आउट किया। ये तमाम सियासी जमातें इन्होंने जाके वहाँ पे प्रागंदा किया है वहाँ की पॉलिटिक्स को। कश्मीर के इशू पे बात की जाए, जिस तरह आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बात की है कि वो रेफरेंडम करवाएंगे, 2 रेफरेंडम करवाएंगे, वहाँ पे जाके कश्मीरियों की बात करें। आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स वहाँ ले गए हैं, कोई अपने वालिद की पॉलिटिक्स वहाँ कर रहा है कि मेरे वालिद ने ये किया वो किया, और कोई अपने नाना की पॉलिटिक्स लेके वहाँ चला गया है। तो ये तमाम सियासी जमातें देखें, लेगेसी होती है हर सियासी जमात की, लेकिन वो लेगेसी यहाँ पाकिस्तान के इंतखाबात में आप रखें, यहाँ इस्तेमाल करें। वहाँ कश्मीर में जाके कश्मीरियों के हक़ की बात करें, यूनाइटेड नेशंस को बात करें, मोदी के एजेंडे जो हैं लोगों को बताएं, हिंदुत्व क्या कर रहा है और उसका नज़रिया कहाँ तक पहुँच चुका है, वो दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी में कहाँ तक चले गए हैं, उसको देखें। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी जो है उसकी शहादत को हाईलाइट करें और फिर बताएं लोगों को कि वहाँ जो ब्रूटलिटीज़ कश्मीर में हो रही हैं उसका बराह रास्त ज़िम्मेदार मोदी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो वहाँ पे ज़िक्र करने की थी और कश्मीरियों का खून गरमाने की थी। कश्मीरियों में जज्बा हुब्बुल वतनी बहुत ज़्यादा मौजूद है, उसको मज़ीद आगे उसको बढ़ावा देना, उसके साथ पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का मुकदमा उनके सामने रखना, और फिर उसके साथ जो जम्मू की सूरत हाल है, असल बात तो है जम्मू की वो सूरत, क्योंकि आप फैमिलियाँ बटी हुई हैं, आधी फैमिलियाँ इधर आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में हैं और आधी जो हैं वो दूसरी तरफ हैं। तो वो फैमिलियाँ जो बटी हुई हैं उनकी बात करना, उनके दुख जो है और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो हालत होती है हमारे आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे, उधर से गोलाबारी होती है, उनके माल मवेशी घरों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, उनके बच्चे ज़ख्मी होते हैं, जवान मारे जाते हैं। रोज़ाना का मामूल है कि वो सीज़ फायर के बावजूद वहाँ पे बहुत सारे इस तरह के वाक़यात जो होते हैं। अभी तो रिसेंट जो सीज़ फायर हुआ है उसके बाद कुछ ऐसे ज़्यादा वाक़यात नहीं हुए, लेकिन उससे पहले रोज़ाना का मामूल था, हज़ारों दफ़ा साल में सीज़ फायर वायलेशंस होती। ये चीज़ें थी उस इलेक्शन में ज़िक्र करने की, और फिर वहाँ बताते कि जिन जिन के दो तमाम सियासी जमातों के अदवार वहाँ पे भी रहे हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत में थी तो वो वहाँ पे भी हुकूमत में रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुकूमत में थी तो वहाँ पे भी रही है। तो इनको ये अपने काम बताएं कि कितनी यूनिवर्सिटियाँ इन्होंने खोली हैं, कितने मेडिकल कॉलेज वहाँ बनाए हैं, कितने वहाँ रोड नेटवर्क्स बनाए हैं, और SCO तो काम तो सारा SCO वहाँ कर रहा है, और कोई केबल जो है वो उनकी वहाँ पे पड़ी हुई है। उसके अलावा अगर आप देखें तो वहाँ कौन से ऐसे काम हैं FWO ने किए हैं या SCO ने किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लाजमी वहाँ उसका हिस्सा होना चाहिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और साबिर शाह साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ। साबिर शाह साहब बताइएगा, इलेक्शन मुहिम आपने देखी तमाम सियासी जमातों की, और मैं अगर बिलखुसूस बात करूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि विफाक में इस वक्त हुकूमत में है। आपको क्या लगता है किसकी इलेक्शन कैंपेन ज़्यादा अच्छी रही और आवाम का झुकाव इस दफ़ा किसकी तरफ है? या यही होगा कि इस्लामाबाद में जिसकी हुकूमत होती है आज़ाद कश्मीर में भी उसकी हुकूमत बनती है? साबिर साहब आपसे सवाल किया मैंने। शाह साहब हेलो, गालिबन जी शाह साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बहुत कम आ रही है, मैं जरा ट्रैवल कर कुछ रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, सवाल कीजिए। जी शाह साहब मैं पूछ रहा था, आपने इलेक्शन मुहिम देखी तमाम सियासी जमातों की, बिलखुसूस PTI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून की, आपको क्या लगता है किसकी इलेक्शन मुहिम ज्यादा जबरदस्त थी और आवाम का झुकाव किसकी तरफ था? देखिए, मैं बहुत अरसे से एक बात कहता आ रहा हूँ कि प्लीज जलसों से आप कुछ भी डिड्यूस मत करें। जलसे आप किसी भी पार्टी के करेंगे आपको इतने ही लोग मिलेंगे। ट्रेडिशनली हम ये सब बात जानते हैं, ये ओपन सीक्रेट है कि नॉर्मली जिसकी गवर्नमेंट होती है हुकूमत वही बनाते हैं। तो अगर 20, 21, 22 सीटें PTI ले भी जाए अपनी इनकम्बेंसी की वजह से, तो मेरे ख्याल है हुकूमत वो बना लेंगे। पीपल्स पार्टी के लिए ये बहुत अहम इसलिए होती है कि सिंध के बाद यहाँ पे इनकी अच्छी खासी मेजॉरिटी माजी में रही है, और इनकी हिमायत से वज़ीर आज़म भी आए हैं, यहाँ पे वज़ीर आज़म आए हैं।
सो बड़ा मुश्किल है ये कहना कि वहाँ लोग इकट्ठे हो गए, उनका जलसा बहुत अच्छा था। ये सारा ये मैं इस आप देख रहे हैं कि मैं इन चीज़ों को अक्सर कह रहा हूँ कि इन चीज़ों से नहीं पता लगता किसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में भी डेवलपमेंट की जरूरत होती है। डेवलपमेंट वो करता है जिसकी हुकूमत हो, और उनके कुछ काम उन्होंने तरक्याती करवा दिए होते हैं। ये सभी पार्टीज ऐसे ही करती हैं। सो यू कैन नॉट सी एनीथिंग। आई थिंक पीटीआई इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जी इजीली। हेलो जी जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, अच्छा, मेरी आवाज शायद शाह साहब को नहीं आ रही। गुलाम मुर्तज़ा, ये बताइएगा, ये जो वज़ीर आज़म ने आज एक बड़ी बात की, और ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे नहीं लगता कि मोदी हो या मोदी के बाद आने वाले जितने भी भारत में वज़ीर आज़म होंगे, उनके अंदर कभी अखलाकी जुर्रत पैदा होगी कि वो मकबूजा कश्मीर के वाले से ये बात करें कि हम रेफरेंडम कराते हैं, रेफरेंडम करा के ये बात का फ़ैसला करते हैं कि क्या वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। पाकिस्तान ने एक तो खैर इलेक्शन मुहिम अपनी जगह पे, लेकिन दूसरी जाने पूरी दुनिया को एक वाज़े पैगाम दिया है, एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है कि हम रेफरेंडम भी करा सकते हैं, कराना भी चाहते हैं और करा भी लेंगे, और हमें यकीन है कि आज़ाद कश्मीर वाले लोग पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहेंगे। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा बयान है। बिल्कुल, आप क्या कि ये बहुत बड़ा बयान है इस हवाले से कि 2 रेफरेंडम वहाँ पे करवाए जाएंगे। बुनियादी कश्मीर का मुकदमा क्या है? कश्मीर का मुकदमा हक़ खुद अरादियत है, और वो अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ेर इल्तवा है, और वहाँ से इसका डिसीजन होना है। और अगर मसला इसके कई पहलू हैं वज़ीर आज़म साहब के बयान के। एक तो हम अपने तौर पे हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये कश्मीरी हमारे भाई जो हैं वो हमारे साथ पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, तो ये तो हमारे साथ रह रहे हैं। इनसे तो पूछना अब्स होगा कि वो हमारे साथ रहना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। फिर भी बहुत अच्छा ये बोल्ड सवाल है कि वो इंडिपेंडेंट आज़ाद रियासत के तौर पे अपना वजूद जो है कायम रखना चाहते हैं, या वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आर्टिकल 370 है, और वहाँ पे आपने ये देखा कि मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो मामलात कश्मीर के साथ किए हैं, तो उसके बाद से हमारा मुकदमा तो अक़वाम मुत्तहिदा के पास है। हमें तो वहाँ से इस हवाले से दोनों कश्मीर इंडियन हेल्ड और पाकिस्तान का कश्मीर, हमने दोनों जगह पे इस्तिस्वाब राय का मुकदमा हमारा है। हमने वो इस्तिस्वाब राय करवाना है और कश्मीरियों की राय जाननी है। इसको बयान वज़ीर आज़म का मुस्बत है, लेकिन जो पहलू एक सियासी तालिब इल्म होने की हैसियत से सामने आ रहे हैं, इसमें एक तो आपने जिस तरह जो पॉइंट आउट किया कि मोदी ये बात नहीं कर सकता, लेकिन आप ये देखें कि मोदी के पास 8 लाख फ़ौज वहाँ इंडियन हेल्ड कश्मीर में तैनात है। तो वो हमेशा से आपने देखा कि खटपुतली हुकूमतें वहाँ बनाता रहा है, कभी फ़ारूक अब्दुल्ला, कभी महबूबा मुफ्ती, और उससे पहले आप देखते थे कि मुख्तलिफ़ हुकूमतें बनती रही हैं, वो वहाँ की हुकूमतें ही मिल के बनाती थी। तो 8 लाख फ़ौजी वो मुसल्लत करके वहाँ पे कश्मीर में इंडियन हेल्ड कश्मीर में, और जो मर्ज़ी रिज़ल्ट ले लें वहाँ से वो इस्तिस्वाब राय, अगर वो हम इस तरह से करेंगे शायद एक और रास्ता वहाँ खुल जाए कि जी हम भी पूछ लेते हैं और वहाँ से रिज़ल्ट जो है वो मैनिपुलेट करके उस ये मुबस्सरीन की तैनाती के बाद पूरे दुनिया के सामने कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें ही हैं, और वही कंडूसिव एनवायरनमेंट हमने दोनों ममालिक ने बनाना है, पाकिस्तान ने भी इंडिया ने भी, तो फिर वहाँ पे वो होगा। लेकिन उन्होंने तो अपने साथ नेक्स्ट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। सलमान आबिद साहब ने मुझे ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा किसका बयानिया बिकेगा आज़ाद कश्मीर में? 25 जुलाई को कश्मीरी किसको वोट देने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुहिम ज़्यादा जानदार थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या मुस्लिम लीग नून की? देखें, बड़ी बुनियादी सी बात है जो अभी साबिर शाह कह रहे थे, बयानिया उसी का बिकेगा जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत है। यही ट्रेडिशन है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की। अगरचे बड़े जलसे कर दिए हैं मरीम नवाज़ ने, लेकिन आप देखिए कि PMLN के जो हैवी वेट कैंडिडेट थे जो पिछली हुकूमत में शामिल थे, वो PTI का हिस्सा बन चुके हैं। तो इसलिए मुझे तो कोई इसमें डाउट नहीं लगता कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और PTI मिलकर हुकूमत बनाएंगे, वहाँ पर उन्हीं की हुकूमत बनेगी। अलबत्ता ये जो एक टफ टाइम अगर PTI हुकूमत को मिल सकता था, तो वो उस सूरत में मिलता कि अगर ये पार्टियाँ जो अपोजिशन जमाते हैं ये मिलकर इलेक्शन लड़ती, यानी पीपल्स पार्टी
और PMLN अगर मिल के कोलिशन बना लेते और जॉइंट अपोजिशन के तौर पर इलेक्शन लड़ते तो शायद मंजरनामा कुछ और होता। लेकिन अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है, बज़ाहिर तो यही लगता है कि PTI ही का जो है ना बयानिया जीतेगा, और ये PTI का बयानिया नहीं होगा, ये बेसिकली इस्लामाबाद का बयानिया होगा। यानी अगर इस्लामाबाद में आज PTI की हुकूमत ना होती, किसी और जमात की हुकूमत होती, तो फिर उसी का बयानिया जीतना था। तो इसलिए ये पार्टियां जो हैं अमूमी तौर पर जब यहाँ इंतखाबात जीतती हैं आज़ाद कश्मीर का, तो उसकी बड़ी बुनियादी वजह इस्लामाबाद की वफाकी हुकूमत होती है और उसी की मदद से ये फिर इलेक्शन जीता जाता है। क्योंकि वजह यह है, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो या आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो, इसकी एक इंतज़ामी मजबूरी है कि इस्लामाबाद में बैठी हुई हुकूमत के साथ अगर ये कोलिशन बनाते हैं तो तभी ये चीज़ चलती है। अच्छा, फिर आप याद रखिए कि जो इस आज़ाद कश्मीर का वोटर है, ये ज़्यादातर बरादरी बेस के ऊपर ऑपरेट करता है। बड़ी बड़ी बरादरियाँ इसके अंदर बड़ा इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करती हैं। इसी वजह से जब आप देखते हैं कि इस्लामाबाद में जिसकी हुकूमत होती है, वो इन्हीं बड़ी बरादरियों की मदद से वहाँ पर जो है इलेक्शन भी लड़ती है और फिर हुकूमत करने की भी कोशिश करती है। इसलिए बहुत से लोगों ने अगरचे मरीम नवाज़ के बड़े बड़े जलसों पर बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस की हैं, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि ये वही रवायती इलेक्शन होगा जैसे 2008 के इलेक्शन हुए थे और 2013 के इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद अब फिर इलेक्शन होने जा रहे हैं। यानी ये वो इलेक्शन है बेसिकली जिसके अंदर बज़ाहिर ये लगता है हमें, और अमूमी नताइज भी वही होते हैं कि इस्लामाबाद की बैठी हुई हुकूमत ही आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाने में कामयाब होती है। लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया, जब लास्ट टाइम इलेक्शंस हुए थे आज़ाद कश्मीर में, उस वक्त मैं ये कवर करने के लिए मीरपुर गया हुआ था। तो 4 सीटें वहाँ पर होती हैं, मीरपुर 1, मीरपुर 2 और 3 और 4, ये 4 होती है। उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मरकज़ में थी और वहाँ पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने वहाँ से छोड़ने के बाद मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया था और वहाँ से कामयाबी हासिल कर ली थी। तो आपको ये लगता है कि कैंडिडेट मैटर नहीं करता है, विफाक में जो हुकूमत है वो मैटर करती है? क्योंकि उस वक्त भी मैंने ज़्यादातर बहस की थी कि जब भी किसी की हुकूमत आती है तो वो उस पर पलट जाते हैं उस पर। मैं यही आपकी बात बता रहा हूँ जो आपने बात की है, मैंने भी उसी बात की बात की है कि आज जो मुस्लिम लीग नून के बड़े हैवी कैंडिडेट थे ना, जो पिछली हुकूमत जो अभी हुकूमत गुजरी है उसके अंदर वो वजीर थे, वही लोग PTI के अंदर शामिल हो गए हैं। यानी ये जो बड़ी बड़ी बरादरियाँ होती हैं, इनको पता होता है कि इस्लामाबाद में आज फलां पार्टी की हुकूमत है और अगर हमने इलेक्शन जीतना है तो हमें इस फलां पार्टी की हमायत दरकार होगी, और उसी की मदद से वो इलेक्शन जीतने की कोशिश करती हैं। और इस्लामाबाद में बैठी हुई हुकूमत भी उन्हीं बड़े बड़े लोगों के ऊपर इन्हिसार करके इलेक्शन जीतती है। यही लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी रहे हैं, यही लोग PMLN का हिस्सा भी रहे हैं और यही लोग आज PTI का हिस्सा भी रहे हैं। तो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, बहुत ज़्यादा आप इसके अंदर पार्टी डायनामिक्स के ज़्यादा अगर आप बरादरी के डायनामिक्स देखें और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डायनामिक्स हैं इस्लामाबाद के कॉन्टेक्स्ट में, अगर उसको अंडरस्टैंड करें तो आपको समझ आएगी कि यहाँ पर हुक्मरान जमात जो इस्लामाबाद में बैठी होती है वो कैसे अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में और फिर नताइज को भी अपने हक में लेके आती है। लेकिन लेट सपोज अगर माजी के बरक्स इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को झटका लग जाता है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि माजी में ऐसा होता है और जो कि हमने विटनेस भी किया है कि जो मरकज़ में होती है वही हुकूमत बनाती है, लेट सपोज अगर उनको वोट नहीं पड़ पाते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो कितना बड़ा सेटबैक होगा ये? देखिए, सेटबैक तो होगा कि एक रवायती सियासत टूट के एक नई किस्म की सियासत जन्म लेगी अगर यहाँ पर PTI हुकूमत नहीं बनाती है। लेकिन इसका एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इम्प्लीकेशंस जो है वो फिर वहाँ की जो जीतने वाली हुकूमत है उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि वफाक के साथ उसके ताल्लुकात वो नहीं होंगे जो होने चाहिए थे, और जो तरक्याती बजट्स जो हैं जो बुनियादी तौर पर वफाकी हुकूमत अपनी सूबाई हुकूमत को दे सकती है आज़ाद कश्मीर को, वो उस तरह से नहीं मिलेंगे। ये ऐसे ही है जैसे आपने देखा था कि माजी के अंदर जो है वो बेनज़ीर की भुट्टो की हुकूमत थी इस्लामाबाद में और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी पंजाब में, तो बड़ा शोर मचता था कि हमें डेवलपमेंट फंड के नाम पे नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो ये वो इम्प्लीकेशंस होंगी जो फिर हमें मरकज़ में और आज़ाद कश्मीर की दो मुख्तलिफ हुकूमतों के दरमियान एक टकराव की सूरत में नजर आएंगी। और हमें देखने को मिला है 2018 में इस्लामाबाद में हुकूमत आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 2021 में इंतखाबात होने जा रहे हैं, गालिबन लास्ट टाइम 2015 में हुए थे आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस। तो ये 3 साल में हमें देखने को मिला कि रस्साकशी काफ़ी थी। जी बिल्कुल, रस्साकशी काफ़ी थी ना। अब देखिए, आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी की तो हुकूमत नहीं थी, यानी अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर आज अगर वोटर खुश नहीं है तो वो फिर जवाब दे तो PMLN की हुकूमत है ना, क्योंकि उनकी हुकूमत थी। और अगर वो वाकई PMLN से मुतमईन है तो फिर वोटों की एक बड़ी भरपूर जिसे कहते हैं लहर जो है वो PMLN के हक में आनी चाहिए। और ये जो लोग PMLN को छोड़कर PTI में शामिल हुए हैं, ये शामिल ना होते
तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो डायनामिक्स हैं आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स की, अनफॉर्चुनेटली ये एक जिसे कहते हैं ना कि एक फेयर कॉन्टेक्स्ट की गेम को रिफ्लेक्ट नहीं करती। ये फिर एक जो प्रैग्मेटिक सिचुएशन है कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है, वो एक माहौल बनाती है और उस माहौल में वहाँ के लोगों को मजबूर किया जाता है या उनके सामने इंसेंटिव रखे जाते हैं कि अगर आप हमारे साथ मिलेंगे तो आपकी इस्लामाबाद आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है वो सही तरीके से चल सकेगी, डेवलपमेंट फंड बहुत मिलेगा। अभी देखिए पीटीआई की हुकूमत ने ऐलान किया है कि हमारी हुकूमत बनने के बाद हम दिसंबर तक आज़ाद कश्मीर में हर घर के अंदर सेहत कार्ड पहुँचा देंगे। अगर आपकी बात मान लूँ, मिसाल के तौर पर वहाँ आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत नहीं बनती है तो फिर ये हेल्थ कार्ड कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक, क्योंकि वहाँ तो उनकी मुखालिफ हुकूमत है। और यही वो वोटर समझता है कि अगर हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेने हैं तो फिर हमें मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमें नजरियात की बात करनी चाहिए, नजरिया को आगे लेके चलना चाहिए। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब 2018 में जीती थी तो ये इसी वजह से जीती थी कि जो लास्ट की जितनी भी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने उनका जो रवैया था उससे बरखिलाफ एक नई चीज लेकर सामने आए थे। और फिर अगर वही करना है तो फिर इस हुकूमत में और माजी की हुकूमत में क्या फर्क है। साथ साथ ब्रेक में जा रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो वजीर आजम ने जो आज बड़ी बात की है, एक बड़ा ऐलान किया है रेफरेंडम के हवाले से, सलमान आबिद साहब से उस पर भी बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब वाला वेलकम बैक नाजरीन। और कश्मीर के इलेक्शंस के वाले से बात हो रही है। 25 जुलाई को वहाँ पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं और कश्मीरी अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी इंतखाबी मुहिम बड़ी जानदार थी, बड़ी ज़बरदस्त थी। लेकिन जो तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं उनका मौक़िफ़ यही है कि इंतखाबी मुहिम से इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। जो बेसिक पॉइंट ये है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं भी जब इलेक्शंस हो रहे थे तो मैं आज़ाद कश्मीर में मौजूद था, मीरपुर को मैं कवर कर रहा था। मीरपुर में 4 सीटें, वहाँ पर मैंने इलेक्शन की मुहिम को कवर किया था। उस वक्त भी ये देखने में आया था कि माजी की जितनी भी इस्लामाबाद में हुकूमतें बनती आई हैं, आज़ाद कश्मीर भी उनकी हुकूमतें बनती आई हैं। एक नज़रिया होता है, वो आगे लेके चलना होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना नज़रिया है, मुस्लिम लीग नून का अपना नज़रिया है, पीपल्स पार्टी का अपना नज़रिया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र आज़ाद कश्मीर में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर प्रेफर ये किया जाता है कि जो इस्लामाबाद में हुकूमत बनी हुई है, जिस पार्टी की बनी हुई है, उसी के साथ इल्हाक कर लिया जाए और वही पार्टी ज़्यादातर जीतती है। इसकी वजह ये होती है कि फंड्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। इसी पर बात करते हैं। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान आबिद साहब, ये तमाम बातें अपनी जगह पे, लेकिन जब नज़रिए की बात की जाती है, इसका मतलब नज़रिया वहाँ पर नहीं चलेगा। अगर आपकी इस्लामाबाद में हुकूमत है तो आपने वहाँ पर हुकूमत बना ली नहीं है, चाहे उसका कोई भी नज़रिया हो, क्योंकि इसी वजह सिर्फ यही है कि फंड्स मिलते हैं और काम होता है, तरक्याती काम होता है। माजी में आपने देखा है तरक्याती काम हुए हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि काश पाकिस्तान के अंदर, जो आपकी और मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पर कोई असूली, नज़रियाती, जमहूरी और कानूनी सियासत होती। ना पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सियासत होती है, ना गिलगित बल्तिस्तान में, ना आज़ाद कश्मीर के अंदर। हमारे यहाँ तो जो सियासत होती है वो जोड़ तोड़ की सियासत होती है। उसमें बरादरियों का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, पैसे का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, और फिर जो हुकूमत होती है उसकी बड़ी मुदाखलत होती है, चाहे वो निगरान हुकूमत हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, फिर चाहे वो कोई और हुकूमत आ जाए, फिर इसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत होती है। तो हमारे यहाँ तो जो सियासत के बड़े बड़े दावे हैं ना जी, जमहूरियत के और असूली सियासत के, ये सिर्फ एक खुशनुमा नारे हैं। पीटीआई ने भी बहुत अच्छे बड़े बड़े नारे लगाए थे, लेकिन हमने देखा है कि पीटीआई ने भी बहुत से मामलात पे सियासी समझौता कर लिया है। उनको भी समझ आ गया कि पाकिस्तान की रवायती सियासत किस तरह से चलती है। 2018 के इलेक्शन में पहले इमरान खान कहते थे कि वो इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं करेंगे, फिर 2018 में उनको इक़्तिदार की मजबूरी के लिए इलेक्टेबल्स की सियासत करनी पड़ी। तो ये मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है पाकिस्तान की, और यही वजह है कि पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत आगे बढ़ने की बजाय अपने पीछे के सफ़र की तरफ जा रही है। यानी ना सियासी जमातों के अंदर कोई जमहूरियत है, ना हमारे सियासी निज़ाम के अंदर कोई जमहूरियत आती है, ना हुकूमतों का गवर्नेंस का निज़ाम कोई बड़ा ट्रांसपेरेंट है, और ना यहाँ पर हम इदारों को मजबूत करते हैं। अब आपने डेवलपमेंट फ़ंड की बात की है, आप अंदाज़ा लगाइए ना कि यहाँ काउंसलर से लेकर सदर पाकिस्तान तक सबकी नज़रें जो है वो डेवलपमेंट फ़ंड पे होती है कि किसी तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती फ़ंड हासिल कर लें। और यही वो ब्लैकमेलिंग होती है तरक्याती फ़ंड के नाम पर, जिस पर निगरान हुकूमतें हों, वफाकी हुकूमतें हों, सियासी जमातें हों, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो या प्राइम मिनिस्टर खुद हो, वो सब इन तमाम हथियारों को इस्तेमाल करके इलेक्शन के नताइज को अपने हक पे करने की कोशिश करते हैं। और यही पाकिस्तान के अंदर रवायती सियासत आज भी गालिब है। जब हम 2021 में खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो मैं क्योंकि लाहौर शहर में रहता हूँ,
लाहौर शहर के अंदर भी बहुत सी सीटें जो हैं वो सिर्फ अराइयों और कश्मीरियों के कॉन्टेक्स्ट में लड़ी जाती हैं। पार्टियां अगरचे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन पार्टियां टिकट देते वक्त बरादरी का जो इन्फ्लुएंस है उसको सामने रख के जो है ना पार्टी टिकट बांटा करती है। अच्छा, फिर मुझे आगे बढ़ना है। फिर मैं एक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो बड़ा बयान है, आज मेरी नज़र में तो काफ़ी बड़ा बयान है, लेकिन आपको लगता है कि ये इंतखाबी बयान है, ये वाकई में ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि अगर हम इसको मान के चलें कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत है वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले में और कश्मीर के हल के मामले में हिंदुस्तान से ज़्यादा लचक दिखाई है। आपको याद होगा 1990 में नवाज शरीफ ने नीला बट में जलसे से खिताब करते हुए थर्ड ऑप्शन की बात की थी। फिर रेफरेंडम की बात भी अब आपने जैसे कहा कि इमरान खान साहब ने की है, और हमने तो हर तरह के आउट ऑफ बॉक्स में जाकर कश्मीर का रेजोल्यूशन हिंदुस्तान के सामने पेश किया है कि कोई भी रेजोल्यूशन ले आए जो कश्मीरियों को काबिल कबूल होगा। आपको याद है इमरान खान ने यूएन में कहा था कि कश्मीर के मामले पे हिंदुस्तान क्या चाहता है और पाकिस्तान क्या चाहता है, इससे बढ़कर सबसे बड़ी बात यह होगी कि मकबूजा कश्मीर में रहने वाले लोग क्या चाहते हैं। तो आज भी जो बात इमरान खान साहब ने की है वो वही बात है जिसको दोहराया है कि हम मकबूजा कश्मीर के लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक तब्दीली चाहते हैं, और यही वजह है उन्होंने हिंदुस्तान को ऑफर किया कि आप रेफरेंडम करवा लें और देख लेते हैं कि मकबूजा कश्मीर के लोग जो है वो क्या चाहते हैं और उनकी ख्वाहिशात की तकमील कर दें। लेकिन मसला यह है, क्या हिंदुस्तान आउट ऑफ द बॉक्स जाके रेजोल्यूशन चाहता है? अभी तक तो हमें लग रहा है कि नहीं है, लेकिन अब हमने देखा है कि कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स बहुत बड़े हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी इदारों के कॉन्टेक्स्ट में बैकडोर डिप्लोमेसी बहुत चल रही है, और कहा जा रहा है कि कश्मीर के मामले में भी कोई बड़ी पेशरफ्त के इम्कानात हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग जो हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कवर करते हैं और कश्मीर की पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत समझते हैं, वो भी ये देख रहे हैं कि एक बड़ा प्रेशर जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी से हिंदुस्तान पे बढ़ रहा है कि वो कश्मीर के किसी रेजोल्यूशन की तरफ आए। और पिछले दिनों इमरान खान साहब ने तकरीर करते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान ट्रेड को बुनियाद बनाकर आगे बढ़े तो इस पूरे खित्ते की सियासत को बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर के मामले में कोई बड़ी पेशरफ्त करे। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जाए जो बात आज प्राइम मिनिस्टर ने की है, और गेंद बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान की कोर्ट में है कि वो किस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को देखने की कोशिश करेगा। लेकिन आप इंटरनेशनल प्रेशर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है, अच्छी नहीं हो रही है। 5 अगस्त का उनका इक़दाम, उसके बाद जो एक लंबा लॉकडाउन कह लें या एक लंबा कर्फ्यू कह लें, तारीख में ऐसा कर्फ्यू कहीं भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन मकबूजा कश्मीर के अवाम ने वो भी सहा है। लेकिन सूरत हाल वहाँ पर फिर आबादकारी वहाँ पर हो रही है, जैसा कि हम इसराइल में देखते हैं वैसा हम मकबूजा कश्मीर में देखते हुए आ रहे हैं कि वहाँ पर आबादकारी की जा रही है। तो सूरत हाल तो खराब ही हो रही है। आप एक बात तो तस्लीम करें ना, इस वक्त पूरी दुनिया का आलमी मीडिया, मुझे बता दीजिए कोई भारत की मकबूजा कश्मीर की पॉलिसी की हिमायत कर रहा है? आप मुझे बताइए कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, यूरोपियन यूनियन है, जितने भी इदारे हैं इंसानी हकूक से जुड़े, सब ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में वायलेशन कर रहा है। और ख़ुद अमेरिकन सदर जो हैं, जो इस पर बाइडन है और उनकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हारिस हैं, ये अपनी ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन कहते रहे हैं कि हिंदुस्तान को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकना होगा। तो मेरा ख्याल है कि एक इंटरनेशनल हवा तो है, लेकिन अब ये ताकत के मराकज़ जो बड़े बड़े ममालिक हैं, जब तक ये भारत पे एक बड़ा दबाव डालने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको मजबूर नहीं करेंगे। और मेरा अपना तज़िया ये है कि कुछ दबाव भारत के ऊपर बड़ा है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कि आपको एक रेजोल्यूशन हर सूरत में ये निकालना पड़ेगा कश्मीर का। अगर आप इसको आज की तरह का स्टेटस को रखेंगे तो वो बात आगे नहीं बढ़ेगी। आप देखिए हिंदुस्तान जो है इस वक्त चीन के कॉन्टेक्स्ट में, आप तुर्की के कॉन्टेक्स्ट में, मलेशिया के कॉन्टेक्स्ट में, ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में आइसोलेट हुआ है। उसके बहुत से पहलुओं के अंदर वो इस वक्त वहाँ पे नहीं खड़ा जहाँ उसको खड़ा होना चाहिए था। और ये भी यही वजह है कि जो इस वक्त अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस है उसको सबोताज करने में भी हिंदुस्तान हमें पेश नज़र आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ बुनियादी तौर पे बात आगे बढ़ी है, लेकिन अभी इस बात को, इसमें खास तौर पे एक बड़ा जिम्मेदाराना किरदार जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और मैं जब इंटरनेशनल आपकी बात से एक पॉइंट मुझे और निकालना है, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा, गुलाम मुर्तज़ा की तरफ जाऊंगा। लेकिन इन सारी सूरत हाल में, इस सूरत हाल पहले से बनी हुई आ रही है, कोई नई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं, भारत का हाथ है, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करता है, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। चीन के साथ छेड़खानी, रूस के साथ छेड़खानी, ये सारी चीज़ें अपने साथ चलती भी आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद जो एक चीज़ है वो ये है कि भारत की मईशत काफ़ी स्ट्रांग है, और जो नई दुनिया है उसमें
अपने आपसी मसाइल एक साइड पर होते हैं, मईशत पर बातचीत की जाती है। पाकिस्तान को मईशत बेहतर करने की जरूरत है, शायद उसके बाद वो काउंटर कर सके भारत को। ये बात आपकी बिल्कुल बजाय कि पाकिस्तान को अपनी मईशत को हर सूरत में दुरुस्त करना होगा। इसी वजह से आर्मी चीफ ने भी कहा है कि अब हम स्ट्रेटेजिक मूव के मुकाबले में जब हम कहते हैं ना, तो हम इकोनॉमिक्स को बुनियाद बना के स्ट्रेटेजिक मूव करना चाहते हैं, ताकि इकोनॉमिक्स को बेस करके रीजनल डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो आपने भी भारत की बात की है, इस पिछले 1.5 साल में जो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, हिंदुस्तान की इकॉनमी भी श्रिंक हुई है, यानी वो आगे की तरफ नहीं गई है, पीछे की तरफ गई है। और वहाँ के भी एक्सपर्ट्स जो हैं, जो इकोनॉमिक्स की समझ बूझ रखते हैं, वो ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली ड्यू टू कोविड की वजह से बहुत पीछे गया है। इसी वजह से एक अपॉर्चुनिटी जो दुनिया के रीजनल पॉलिटिक्स में उभर रही है कि अगर सारे ममालिक एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके आगे बढ़े, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज करें, तजादात को ख़त्म करें, तो फिर इससे एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बड़ी क्रिएट हो सकती है। और इसी बुनियाद पे पाकिस्तान एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये सारी बात जो है कि बॉल जो है ये बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान की कोर्ट पे है कि क्या हिंदुस्तान वाकई रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर बिलीव करता है, क्या वो वाकई ये चाहता है कि तमाम रीजन के ममालिक इकोनॉमिकली अपने आप को ग्रो करें। लेकिन अगर वो ये नहीं चाहता तो वो इस पूरे एजेंडे को सबोताज करने की कोशिश करेगा ना, जैसे वो अफगान पीस प्रोसेस को सबोताज कर रहा है। बिल्कुल, चलें कमिंग बैक टू द टॉपिक, बात बहुत आगे निकल गई थी। ये बताइएगा गुलाम मुर्तज़ा कि नून लीग की जो आपस के इख्तलाफात हैं, आप इस्लामाबाद में मौजूद होते हैं, आपके पास इस तरह की खबरें होती हैं, क्या ये अफेक्ट करेगा आज़ाद कश्मीर में उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको और वहाँ की आवाम को? बिल्कुल अफेक्ट करता है और कर रहा है, क्योंकि आप ये देखें कि इस वक्त मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो आपको कश्मीर में कहीं नज़र नहीं आते, और उनकी पार्टी जो है वो ज़्यादातर जो पार्टी के उनके रहनुमा हैं वो मियां शहबाज शरीफ के हमनवा हैं। आजकल सिर्फ मरीम नवाज़ के साथ 4 से 5 लोग हैं जो उनके साथ हैं, और वो उनसे ये तकरीरें करवाते हैं, उनसे तमाम ये बातचीत करवाते हैं जो वो जलसों में जाके उन्होंने की है। तो इस तरह से इफ़ेक्ट होता है। हमज़ा शहबाज आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे, हालांकि दोनों के पास मरकज़ी ओहदे हैं। तो इस इलेक्शन में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो पूरी तरह से हिस्सा लेना चाहती थी, तो मरीम जो हैं वो बेटी ज़रूर हैं नवाज़ शरीफ की, लेकिन उनका जो स्टेचर है, उनका जो उनकी जो हैसियत है वो उस तरह से नहीं है। तकरीर अच्छी कर लेती हैं, सीख गई हैं और अदारों के ख़िलाफ़ बातें बहुत करती हैं, लेकिन जो एक पॉलिटिकल एक रूह होती है वो उनमें अभी तक वो नहीं है, पॉलिटिकल हार्मनी नहीं है उनके अंदर। तो हम ये देखते हैं कि इससे उनकी अपनी जमात के लोग जो डेफिनेटली वो नजर आ रहा है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जितनी भी इलेक्शन मुहिम इस वक्त नून लीग चला रही है, मरीम नवाज़ ही चला रही हैं, शहबाज शरीफ साहब नहीं आ रहे हैं। शहबाज शरीफ के साथ एक बहुत बड़ा ओहदा है, अपोजिशन लीडर हैं, उनके साहबजादे हमजा शहबाज पंजाब में अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन दोनों आज़ाद कश्मीर में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये डेफिनेटली अफेक्ट करेगा मुस्लिम लीग नून को 25 जुलाई को। लेकिन देखना ही है कि 25 जुलाई को कश्मीरी अवाम किस जमात पर भरोसा करते हैं और आने वाले दिनों में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कौन बनाती है। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा और शाहिद जतोई इस वक्त मुझे ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। कोरोना की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ख़तरनाक होती जा रही है। अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि जब भी ईद आती है, ईद से पहले कोरोना केसेस कम होते हैं, फिर ईद में हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज़ भी है, और गले भी मिलते हैं लोगों से, सोशल डिस्टेंसिंग सब साइड पर हो जाती है, मास्क कोई नहीं पहनता, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि कोरोना केसेस बढ़ जाते हैं। कराची में इस वक्त यही सूरत हाल देखने में आ रही है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस टॉपिक पर बात करेंगे। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ कोरोना केसेस की बात करेंगे जो कि बतदरीज बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बकरीद आई, बकरीद आके गुजर गई, अब आज तीसरा रोज़ था, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की, कोई मास्क नहीं पहना, और यही हो रहा है कि अब कोरोना केसेस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। लेकिन ये चौथी लहर है और इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इसके डेल्टा केसेस सामने आ रहे हैं, जो कि भारतीय वेरिएंट है, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आप जब कोरोना टेस्ट करवाने जाते हैं तो मेजॉरिटी टाइम ऐसा होता है कि आपको कोरोना नेगेटिव आता है, लेकिन आप में सिम्टम्स मौजूद होते हैं और कोरोना वायरस भी मौजूद होता है, और आप दूसरे के लिए हार्मफुल भी होते हैं। लेकिन क्या मजाक है भाई कि हम कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं, मास्क भी नहीं लगाते हैं, और उसी तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिस तरह से कोरोना आने से पहले गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की अमवात भी ज़्यादा हो रही हैं, वो कोरोना से मुतासिर भी ज़्यादा हो रहे हैं, और
एक तबके पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ा है, वो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ना शुरू हो गया। अब सिंध हुकूमत ने इस बात का ऐलान तो किया है, गालिबन ऐलान नहीं कहें तो ये भी कह सकते हैं कि अब तजवीज़ ये की है कि दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जाया जाएगा, स्मार्ट लॉकडाउन होगा, दोबारा से जो चीज़ खोली जा रही है उनको बंद की जाएगी, जिम्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, सिनेमाज हो गए, उन सबको दोबारा से बंद किया जाएगा। तो इसी पर मजीद बात करेंगे। इस वक्त शाहिद जतोई साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, उनसे मजीद जानते हैं। शाहिद जतोई साहब, कोरोना केसेस में काफ़ी हद तक कराची में ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। पूरे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो कराची में केसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्या सिंध हुकूमत गौर कर रही है इक़दाम को उठाने में? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने आज बहुत सख्त फैसले किए हैं और उन फैसलों के मुताबिक तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। पीर से शादी हाल बंद होंगे, तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी, होटल के जो आउटडोर और इनडोर डाइनिंग है उस पर मुकम्मल वो बंद हो जाएगी। और भी बहुत सारे ऐसे फैसले किए हैं। इसको एक मुकम्मल एक लॉकडाउन वाली सूरत हाल कही जा सकती है। मार्केटें जो हैं सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी, उसके बाद बंद हो जाएंगी। सिर्फ मेडिकल स्टोर और बेकरीज और दूध की दुकानें खुली होंगी, इसके अलावा सब बंद होगा। मैं समझता हूँ कि कराची एक बार फिर जो है वो उसमें कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, काम बंद हो जाएगा। कराची जो है वो लॉकडाउन वाली सूरत हाल होगी मंडे से। पीर से बहुत सख्त उसका वो है। उसकी वजह ये है कि कराची में कभी भी जब पूरे मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 1% और 2% हो गई थी, कराची में उस वक्त भी 10% चल रही थी। कराची में 10% से कभी कम नहीं हुई मुस्बत केसेस की शरह। 16 जुलाई तक कराची में 14.27% शरह थी और आज जो है बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। आज जो है कराची में शरह जो है वो 21.54 है, यानी 21.5 से भी ज़्यादा है। हर मतलब 100 टेस्ट में से 21.5 लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं, कोविड पॉजिटिव हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त कराची के तमाम बड़े हॉस्पिटल्स में बेड्स ख़त्म हो गए हैं, वेंटिलेटर्स का पे जो है वो बहुत ज़्यादा मरीज़ चले गए हैं। और इस वक्त जो है सिंध इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल जो है उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई बेड नहीं है। इसी तरह फील्ड आइसोलेशन सेंटर, एक्सपो सेंटर में कोई गुंजाइश नहीं है, कोई बेड नहीं है। SIUT में भी कोई गुंजाइश नहीं है। सिविल अस्पताल में सिर्फ 8 बेड बाकी हैं, बाकी सब फिल हो चुके हैं। जिना हॉस्पिटल में भी यही सूरत हाल है। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अब गुंजाइश नहीं रही है। ख़ास तौर पर जो है वेंटिलेटर पे बहुत ज़्यादा लोग चले गए हैं। जो इंडियन वेरिएंट है, भारतीय वेरिएंट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये बहुत ज़्यादा जल्दी में 2-3 दिन में मरीज़ जो है वो बहुत सीरियस हो जाता है और वेंटिलेटर पर चले जाता है। लेकिन जतोई साहब ये बताइएगा, आपने जो बिजनेस की बात की ना उसमें मैं आपके पॉइंट से डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह ये है कि भी हमने देखा था कि तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था और ये कहा गया था कि 6-8 बजे के बाद, चलें 6 नहीं कहता मैं, 8 बजे के बाद तमाम कारोबार बंद हो जाएगा। मैं यहाँ से जब भी निकलता हूँ और देखता हुआ जाता हूँ कि तमाम कारोबार खुले हुए हैं, खाने पीने के मराकज़ खुले हुए हैं, सब दुकानें खुली हुई हैं, लोग बैठे हुए भी हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो ये सिर्फ कहा जा रहा है कि लॉकडाउन होगा, ये इस पर अमल दरामद भी कराया जाएगा? जी मैं समझता हूँ कि अब अगर अमल दरामद ना हुआ, सिंध हुकूमत ने इसमें गफलत की या इंतज़ामिया ने, पुलिस ने इसमें गफलत की, तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 हफ्तों से हेल्थ डिपार्टमेंट जो है ये मुसलसल प्रपोज कर रहा है, तजवीज़ दे रहा है कि 10 दिन के लिए कराची में मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए और कर्फ्यू लगा दिया जाए। हर तरह की नकल हरकत पर पाबंदी हो, लोगों को घर से बाहर ना निकलने दिया जाए। लेकिन हुकूमत अभी तक इस फैसले पे नहीं पहुंची है। लेकिन आज जो है 21.54% कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं, जो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है। ईद के बाद ये सबसे ज़्यादा शरह है उसकी मुस्बत केसेस की। और सूरत हाल ये है कि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, लेकिन हॉस्पिटल क्या करेंगे जब उनके पास इक्विपमेंट नहीं होगा, वेंटिलेटर नहीं होगा, बेड नहीं होगा, तो क्या करेंगे। और आज एक बहुत अफसोसनाक खबर ये है कि कराची के एक मुमताज़ फिजिशियन डॉक्टर इकबाल नूरी साहब का कोविड की वजह से इंतकाल हो गया है। और इसमें जो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है, आज वो बहुत बड़ा शोक मना रहे हैं, इसलिए कि डॉक्टर इकबाल नूरी बहुत बड़े फिजिशियन थे और बहुत
बहुत पॉपुलर थे डॉक्टर्स में, कराची के डॉक्टर्स में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, WHO के मुताबिक कि अगर आपके इलाके में, आपके मुल्क में अगर कोरोना केसेस की तादाद 5 से बढ़ती है, यानी कि अगर 100 में से 5 लोग कोरोना से मुतासर हैं तो चलें ठीक है, लेकिन अगर वो 6 होते हैं, मतलब 100 में से अगर 6 होते हैं तो आपको लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। ये प्रिकॉशंस WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि जब पहली लहर आई थी तो हमने इस पर काफ़ी ट्रांसमिशंस की थी और काफ़ी सख्ती से इस पर अमल दरामद हो रहा था। अब आप ये समझें कि 22 अफराद 100 में से इस वक्त कराची में कोरोना से मुतासर हैं, और यकीन जानिए वो कोरोना वो नहीं है जो पहली और दूसरी लहर में था, ये चौथी लहर है और इंतहाई ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा है। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, गुलाम मुर्तज़ा बताइएगा, इस्लामाबाद में भी कराची जैसी सूरत हाल है या वहाँ पर कुछ बेहतरी है? जी, इस्लामाबाद में इस तरह की ख़तरनाक सूरत हाल नहीं है, लेकिन फिर भी ख़तरात मौजूद हैं। और क्योंकि इस ईद के ऊपर हमने ये देखा है कि SOPs को लोगों ने फॉलो नहीं किया, मसाजिद में भी और उसके साथ कुर्बानी में भी, फिर उसके बाद गोश्त बांटने में भी और मंडियों में भी हमने किसी भी जगह पे फॉलो करते हुए इंस्ट्रक्शंस को नहीं देखा। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा था कि स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए और ये इंडियन वेरिएंट जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो आज की सूरत हाल जो है वो तकरीबन हमें जो रेशो मिल रही है 5.65% जो है वो कोविड पॉजिटिव रेशो है। बाकी दिनों में सूरत हाल आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राब हो सकती है, क्योंकि इसके असरात आप जानते हैं कि 2 से 3 रोज़ 5 रोज़ बाद शुरू होते हैं और उसके बाद ये सूरत हाल जो है वर्स्ट हो सकती है। हमारे इस्लामाबाद में भी आज की जो हलाकतें हुई हैं, जो अमवात हुई हैं, वो भी पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा सिंध में हुई हैं और सेकंड पंजाब है, JK में भी हुई हैं और उसके साथ KP में भी हुई। चलें, मुझे क्लोज करना है, इसलिए एक सवाल मैं जतोई साहब से जानना चाहता हूं, उसके बाद मुझे क्लोज करना है, टाइम की किल्लत है। जतोई साहब ये बताइएगा, कराची में कोरोना केसेस के इजाफे की वजह क्या ये भी है कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है? क्योंकि सिंध हुकूमत अगर SOPs को अमल दरामद कराती है, लॉकडाउन लगाती है, तो फिर उनके सियासी मुखालफिन की जानिब से शदीद नुक्ताचीनी की जाती है। क्या यही वजह है? क्योंकि मैंने देखा था कि सूबाई वज़रा इस हवाले से शिकवा करते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो ताजर तंजीमें हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, वो जाके गवर्नर के पास बैठ जाती है कि जी ये जो सिंध हुकूमत सख्ती कर रही है इससे हमें निजात दिलाएं, सिंध हुकूमत से कहें कि वो नरमी करे। बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था, ताजरों ने एहतजाज भी किया था, दुकानदारों ने, ताजरों ने, और बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था कराची में। और फिर वफाकी हुकूमत ने उनको सपोर्ट किया था, उनको पैटर्नाइज किया था, उस एहतजाज को PTI ने भी किया था और हुकूमत सिंध ने प्रेशर में आके जो है वो कुछ नरमियाँ की थी, लेकिन आज उसका नतीजा आपके सामने है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। बिल्कुल, वो नरमियाँ हमारे लिए अब गले में आती जा रही हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब कराची में जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। 21.54%, ये बहुत ज़्यादा फ़ीसद होती है। मतलब आज 100 में से तकरीबन 22 लोग इस वक्त कोरोना से मुतासर हैं, और ये वो कोरोना है जो कि सबसे ख़तरनाक फॉर्म बताई जा रही है कोरोना की। जनाब वाला, सिर्फ आखिर में ये कह सकता हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़ कीजिए हाथ को, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, पार्टीज़ नहीं कीजिए, अभी वीकेंड शुरू हो रहा है, खुदा के लिए जितना अवॉइड कर सकते हैं दावतों को उतना कीजिए, क्योंकि ये आपके भले के लिए है और आपके घर के वालों के भले के लिए है। आप जब तक बाहर जाके कोरोना को पकड़ के घर नहीं लाएंगे ना, वो खुद से नहीं आएगा, आप जाएंगे उसको पकड़ के लेकर आएंगे तो आप भी मुतासर होंगे और आपके घर वाले भी मुतासर होंगे। तो खुदारा ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने सेहत दी, उम्र दी, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।